हेलो एवरीवन, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं मीनाक्षी फ्रॉम पवन वाग एकेडमी। बच्चों, पवन वाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 की जर्नी स्टार्ट किए बहुत दिन हो चुके हैं और ऑलरेडी हमारे बहुत सारे चैप्टर्स चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स अपलोडेड है। वन बाय वन सभी टॉपिक्स में यहाँ पे कवर कर रही हूँ। सारे टॉपिक्स होने वाले हैं, आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जो वीडियो आएगा उसको बस आप देखते चलिए। तो बच्चों, आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एसी सर्किट का पार्ट नंबर 3। ऑलरेडी इसके 2 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये लेक्चर देखने से पहले आप पार्ट 2 एंड पार्ट 1 ज़रूर देखें। तो बच्चों, आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा लिंक करता है प्रीवियस लेक्चर से, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि पार्ट 3 देखने से पहले पार्ट 2 ज़रूर देखें। तो चलते हैं बच्चों आज के लेक्चर की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं, पवन वाग एकेडमी का ऐप भी है, उसको ज़रूर डाउनलोड करें। उसके अंदर सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। और तो और सारे वीडियोस देखो बच्चों। सभी वीडियोस मैंने बहुत डिटेल में लिए हैं, क्योंकि मैंने जो भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं एंट्रेंस के हिसाब से पढ़ाए हैं। तो अगर आप इतना भी देखते हो सफिशिएंट, तो आप जेई, नीट और सीईटी के लेक्चर्स, सीईटी के क्वेश्चंस आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको ये लेक्चर्स देखने के बाद है ना, तुरंत आपको एमसीक्यूज भी सॉल्व करने हैं, तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं। एसी सर्किट ऑलरेडी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। एसी सर्किट के 3 सर्किट्स मैंने आपको पढ़ाई भी है प्रीवियस लेक्चर में, डिटेल में लिया है मैंने। तो उसी तरह आज हम लोग एक नया सर्किट स्टार्ट करने वाले हैं। बच्चों, अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो मैंने वहाँ पे 3 टाइप के सर्किट्स आपको पढ़ाए थे, आपको याद होगा। तो अभी फिलहाल मैं आपको वही 3 सर्किट जो है एक बार रिवाइज कर दूं, क्योंकि आज के लेक्चर में उस लेक्चर का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। तो वो लेक्चर हम लोग बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करने वाले हैं। तो जितना टॉपिक रिक्वायर्ड है, मान लो अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, तो मैं ज़रूर उसको एक बार रिवाइज करना चाहूँगी। तो देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था, आपको याद है मैंने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ाया था? मैंने एक स्टोरी पढ़ाई थी आपको, एसी सर्किट विथ रेजिस्टर। किसकी स्टोरी बताई थी बच्चों? याद करो ज़रा, किसकी स्टोरी? मैंने आप लोगों को खरगोश एंड रैबिट की स्टोरी बताई थी, है ना। एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस। आप लोग बोलोगे मैम हम तो यहाँ एसी सर्किट स्टडी कर रहे हैं, खरगोश और रैबिट कहाँ से आ गए? मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था, याद है? खरगोश और रैबिट की स्टोरी क्या होता है? इनिशियली खरगोश सॉरी बच्चों, एक्चुअली मेरा दिमाग ठिकाने नहीं है। खरगोश और रैबिट एक ही होता है रैबिट और कच्छुओं की स्टोरी मैंने बताई थी, है ना। आई एम सो सॉरी। क्या बताया था मैंने? रैबिट और कछुआ दोनों की स्टोरी हम लोगों ने देखी थी, है ना। तो इनिशियली क्या हमारी कहानी में हमारा खरगोश, हमारा रैबिट कौन है? ईएमएफ को हम लोग खरगोश बोलने वाले हैं एंड करंट को हम लोग रैबिट बोलने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारा इनिशियली क्या होता है बच्चों? खरगोश मतलब रैबिट और कछुआ दोनों कंपटीशन लगाते हैं। किसका कंपटीशन? भागने का कंपटीशन। तो कंपटीशन लगाने के बाद दोनों इनिशियली कहाँ होते हैं? सेम फेस पे, मतलब दोनों इनिशियली साथ में निकलते हैं। मान लो ये हमारा खरगोश है, ये हमारा कछुआ है, तो दोनों इनिशियली सेम वे से निकलते हैं, है ना, सेम पॉइंट से। तो इनिशियली दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना होता है? 0। मुझे अभी तक हंसी आ रही है बच्चों, किस बात की पता है? खरगोश और रैबिट की कभी कभी मैं भी ऐसी बातें करती, मेरा दिमाग ठिकाने नहीं रहा ना, तो ऐसे होता है बच्चों। अगर दिमाग में बहुत ज़्यादा थिंकिंग चल रही होगी ना, तो ऐसी गलतियाँ होती है बच्चों। तो वैसे ही कुछ हो रहा है आज, जान लो, टेंशन मत लो। तो जब खरगोश और कछुआ दोनों साथ में निकले, तो इनिशियली दोनों में भागने की कंपटीशन, आपको याद है ना, बचपन में हम लोग ये स्टोरी पढ़ते थे और बहुत इंटरेस्ट, मुझे तो बहुत अच्छी लगती थी बच्चों ये स्टोरी, बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ती थी मैं। दोनों साथ में निकलते हैं तो दोनों के अंदर फेस डिफरेंस कितना होता है? 0। तो अभी इनिशियल पोजीशन जो होगी वो हमारी कौन सी है बच्चों? एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस। मतलब एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस में हमारा खरगोश एंड हमारा कछुआ दोनों सेम लेवल पे है, तो दोनों के अंदर फेस डिफरेंस कितना था? 0 था बच्चों। ये हमने स्टडी किया था। मतलब E इज इक्वल टू कितना होता है? E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू कितना होता है? I0 साइन ओमेगा टी, है ना। तो ओमेगा टी दोनों भी ओमेगा टी मतलब सेम लेवल पे। दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है?
0, ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। इसका मतलब E और I दोनों साथ में चल रहे हैं, नो फेज डिफरेंस, नो फेज डिफरेंस, ठीक है, दोनों साथ में भाग रहे, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा जो I0 है बच्चों, उसको हमने पीक वैल्यू ऑफ करंट कहा था। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना होता है, E0 डिवाइड बाय R। इसका मतलब यहाँ R हमारा फैक्टर जो है उसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस। ये क्या कर रहा है, अपोज करने का काम कर रहा है। और ये इस AC सर्किट विथ रेजिस्टेंस में हमें अपोज कौन करता है, रेजिस्टेंस, ये प्रॉपर्टी अपोज करती है। और इसके अंदर हमारा AC एंड DC दोनों भी क्या है, ये AC एंड DC दोनों को ब्लॉक करने का काम कर रहा है। दोनों को ब्लॉक करने का काम कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस। इसका मतलब रेजिस्टेंस बिहेव्स सेम, रेजिस्टेंस बिहेव्स सेम in AC and DC circuits, बिहेव सेम इन AC एंड DC सर्किट्स। बच्चों ये हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर में ये देखा है ना तो आप लोग इसको फॉरवर्ड कर सकते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सर्किट आता है कि उसका नाम है AC सर्किट विथ इंडक्टर, है ना, AC सर्किट विथ इंडक्टर। पहला हमने रेजिस्टेंस का देखा था, उसके बाद हमने इंडक्टर का देखा था। इस केस में क्या हुआ बच्चों, ऑब्वियसली हमारा कछुआ बहुत स्लो चलता है ना, तो कछुआ स्लो चलने की वजह से कछुआ पीछे रह गया और कौन आगे भाग गया, इंडक्टर, आई मीन करंट, खरगोश कौन है अपना, EMF, कौन आगे भाग गया, EMF आगे भाग गया और बेचारा कछुआ पीछे रह गया। इसका मतलब I जो है वो पीछे रह गया, E जो है वो आगे भाग गया। इसका मतलब I जो है वो लैग कर रहा है, E जो है वो लीड कर रहा है पहली केस में। किसमें, AC सर्किट विद इंडक्टर में। तो यहाँ E की वैल्यू हमें मिलती है E0 साइन ओमेगा t एंड I की वैल्यू हमें मिलती है I0 साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2, है ना। माइनस पाई बाई 2, माइनस का मतलब होता है पीछे रहना, तो ये पीछे रह गया बच्चों। कितना पीछे रह गया, 90 डिग्री एंगल से ये पीछे रह गया। इसका मतलब यहाँ कौन लैग कर रहा है, करंट इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग एंड कौन, EMF क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, EMF इज लीडिंग, करंट इज लैगिंग एंड EMF इज लीडिंग। करंट लीड कर रहा है एंड करंट लैग कर रहा है एंड EMF यहाँ पे लीड कर रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे और एक फैक्टर मैंने पढ़ाया था आपको, वो भी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे हमारी I0 की वैल्यू थी E0 डिवाइड बाय ओमेगा L। इस ओमेगा L को मैंने कहा था XL, XL इज इक्वल टू होता है ओमेगा L, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या कहते हैं इसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है, E0 डिवाइड बाय ओमेगा L। अब देखो बच्चों, थर्ड हमने सर्किट स्टडी किया था AC सर्किट विथ कैपेसिटर, AC सर्किट विथ कैपेसिटर, AC सर्किट विथ कैपेसिटर। तो बच्चों यहाँ पे AC सर्किट विथ कैपेसिटर में क्या हुआ, हमारा खरगोश सो गया, है ना। उसने देखा कि कछुआ बहुत पीछे है तो मैं थोड़ी देर के लिए सो जाता हूँ, तब तक वो आ जाएगा, और वो सो गया और वो सोता ही रह गया, और हमारा खरगोश सोते रहा और कछुआ आगे निकल गया। मतलब कौन लीड करेगा, अभी करंट लीड करेगा एंड हमारा खरगोश मतलब EMF लैग करेगा। तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, E इज इक्वल टू, बच्चों ये सब मैंने लास्ट लेक्चर में क्यों ऐसा होता है ये सब कुछ मैंने पढ़ाया है, तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखें, ठीक है। ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, राइट, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो गया, तो ये आगे चला गया, ये लीड कर गया। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा I0 किसका रोल निभा रहा है, I0 मतलब E0 डिवाइड बाय, यहाँ डायरेक्ट ओमेगा L होता है बच्चों, यहाँ 1/ओमेगा C होता है। इसका मतलब ये हमें मिलता है E0 डिवाइड बाय XC।
तो XC इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 1/ओमेगा C, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको कहा जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। हाँ, तो ये +π/2 है, मतलब यहाँ कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है, यहाँ पे करंट लीड कर रहा है, EMF लैग कर रहा है। करंट इज लीडिंग एंड EMF इज लैगिंग। करंट इज लीडिंग एंड EMF इज लैगिंग। तो ये सब कुछ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो। फिर आज हम लोग एक कंबाइंड सर्किट स्टडी करने वाले हैं। चलो तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज का हमारा लेक्चर है LCR सर्किट पे। LCR सर्किट मतलब क्या होता है बच्चों? L मतलब होता है इंडक्टर, C मतलब होता है कैपेसिटर, R मतलब होता है रेजिस्टर। तो LCR, L stands for inductor, C stands for capacitor and R stands for resistor, LCR, ठीक है। कैसे होता है देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, L मतलब एक कॉइल होती है, आपको याद होगा। फिर उसके पास हमने लगाया एक कैपेसिटर, मतलब एक कैपेसिटर, और रेजिस्टर मतलब R, ऐसे हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक AC सर्किट लगाया। AC सर्किट को हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, तो इसका EMF AC है ऑब्वियसली, तो EMF इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पे, E0 sin ओमेगा t। पूरे चैप्टर में हम EMF AC लेने वाले हैं क्योंकि हम AC सर्किट स्टडी कर रहे हैं, इसलिए E इज इक्वल टू E0 sin ओमेगा t। तो मान लो इसके अक्रॉस, अभी ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ क्या कहते हैं, उन्होंने कहा था कि ये EMF है, E है, तो ये E जो है वो इस सर्किट के इस कंपोनेंट के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, इस कंपोनेंट के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा, इस कंपोनेंट के अक्रॉस कुछ ड्रॉप होगा। मुझे ना बच्चों इन साइंटिस्ट लोगों के बारे में सच में बहुत एक मतलब रिस्पेक्ट है। इन लोगों ने कितना अच्छा इन्वेंशन किया है ना, मतलब अपनी लाइफ का कितना समय उन्होंने उसमें लगा दिया है बच्चों। ना लाइफ में कुछ एंजॉयमेंट की, ना कुछ किया, ना कुछ किया, इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं, और ये इन्वेंशंस उन्होंने करने के लिए बहुत दिन लगाए हैं बच्चों। तो हमेशा है ना किसी भी साइंटिस्ट का रिस्पेक्ट करते चलो। बहुत बार बच्चे क्या बोलते पता है कि न्यूटन ने ऐसा क्यों किया, उसकी वजह से हमें ये पढ़ना पड़ता है वो। बट एक बात बोलूँ बच्चों, इन लोगों का योगदान बहुत बड़ा है बच्चों। अपनी लाइफ में सब कुछ उन्होंने सैक्रिफाइस करके ये बड़े बड़े इन्वेंशंस किए हैं। सालों साल उन्होंने एक ही लैबोरेटरी में अपनी लाइफ स्पेंड की होगी। सोचो ज़रा कैसा, मतलब ऐसे लाइफ किसी को पसंद नहीं है बच्चों, ऐसा लाइफ जीना। बट इन्होंने जो इन्वेंशंस किए हैं, इनकी वजह से हमारे लाइफ के बहुत सारे काम आसान हो गए हैं बच्चों, बहुत सारे काम। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम बहुत सारे अपनी लाइफ के जो एक्सपीरियंस लेते हैं वो आसानी से, मतलब कोई भी काम हम आसानी से कर सकते हैं। सोचो ना ज़रा, जितने हमारे घर में इक्विपमेंट्स हैं उनकी वजह से हमारा काम कितना आसान हो गया है। इंसान उनकी वजह से आराम की लाइफ जी रहा है। क्यों जी रहा है बच्चों? ड्यू टू ये साइंटिस्ट लोगों की वजह से। हमेशा इनका रिस्पेक्ट करते चलो। तो वैसे हमारे एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ सर, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेंशन दिया था बच्चों। उनका भी बहुत बड़ा योगदान है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो उन्होंने क्या कहा था कि ये जो E है ये इंडक्टर के अक्रॉस कुछ होगा, ये कैपेसिटर के, मान लो इंडक्टर के अक्रॉस AL जितना EMF ड्रॉप हुआ, इसके अगर सीरीज में रहा तो EMF डिस्ट्रीब्यूट होता है, ड्रॉप होता है। मतलब मान लो मैंने यहाँ 12 वोल्ट लगाया है ना, तो कुछ इस मान लो मैं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, 444 वोल्ट होगा। लेकिन मान लो ये तीनों भी ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है, ऐसे पैरेलल में कनेक्ट है मान लो। तो ये अगर पैरेलल में कनेक्ट होंगे ना, और इनके अक्रॉस मैंने 12 वोल्ट लगाया, तो इन तीनों के अक्रॉस वो कितना लगेगा, 12 वोल्ट ही लगेगा। ये बात आप लोग याद रखो। तो बच्चों ये इक्वली ड्रॉप होता है, इक्वली नहीं, अकॉर्डिंग टू वो कंपोनेंट की कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से ये ड्रॉप होता है। तो यहाँ पे ये कितना, मान लो EL जितना इसके अक्रॉस ड्रॉप हुआ, इसके अक्रॉस EC जितना ड्रॉप हुआ, और इसके अक्रॉस ER जितना ड्रॉप हुआ, और इसमें से कुछ करंट फ्लो हुआ I मान लो, वो यहाँ से पास होके करंट लेकिन सेम रहेगा। क्योंकि देखो एक पाइप है,
एक पाइप से जाने वाला पूरा पानी सेम रहेगा। अगर उस पाइप को मैंने 2-3 टर्मिनल्स, 2-3 ट्यूब्स लगा दिए, 2-3 वेज लगा दिए, मान लो ये करंट ऐसे आया, इस करंट को मैंने यहाँ 3 पाइप लगा दिए, तो ये आने वाला पानी 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है ना। लेकिन मान लो मैंने एक ही पाइप लगाया है पूरी तरह, तो यहाँ से जितना करंट आएगा उतना ही करंट, चाहे आप अंदर कुछ कंपोनेंट्स लगा दो, लेकिन उनमें से करंट फ्लो तो सेम होगा। तो यहाँ करंट फ्लो सेम है बच्चों, लेकिन जो आरएमएस वेलोसिटी है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज आरएमएस वेलोसिटी। मैंने क्या बोला था, हमारे घर में आने वाला 220 वोल्ट है, तो वो 220 वोल्ट क्या है, हमारा आरएमएस वेलोसिटी है। तो यहाँ पे ये आरएमएस वेलोसिटी हो गया। तो ये आरएमएस वेलोसिटी इसके अक्रॉस ईएल है, इसके अक्रॉस ईसी है, इसके अक्रॉस ईआर है, तीनों के अक्रॉस अलग अलग वेलोसिटी जो है आरएमएस वेलोसिटी वो डिस्ट्रीब्यूट हुई है। समझ में आया। तो अभी इसी सर्किट को हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। इसमें क्या स्टडी करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि हमने देखा, क्या देखा हमने यहाँ पे, यहाँ तीनों में, मतलब ये जो तीनों सर्किट्स हमने देखे, ये तीनों सर्किट्स के अंदर यहाँ कौन अपोज कर रहा है, रेजिस्टेंस, यहाँ कौन अपोज कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ कौन अपोज कर रहा है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो ये तीनों के अंदर एक फैक्टर है जो अपोजिशन का काम कर रहा है। ऑब्वियसली बच्चों अपनी डेली लाइफ भी ले लो, हम अगर कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो कोई ना कोई अपोजिशन तो रहता ही रहता है। अपोजिशन कहाँ नहीं है बच्चों, लेकिन अपोजिशन को ओवरकम करके हमें काम करना है अपनी लाइफ में भी। कहीं पे भी जाओ बच्चों, अपोजिशन तो है, छोटी आप हम लोग छोटे होंगे या बड़े होंगे, कुछ भी करना होगा तो वहाँ अपोजिशन रहता ही है। सेम इसी तरह ये भी सर्किट्स है, ये प्रॉपर्टी थोड़ी ना, ये नेचर की प्रॉपर्टी है, ये तो यहाँ पे भी रहेगी, वैसे यहाँ पे भी अपोजिशन है। तो यहाँ पे अपोजिशन किसका है, एलसीआर सर्किट में, वही हम लोग देखने वाले हैं। तो इन तीनों का अपोजिशन मिला के एक अपोजिशन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस मतलब क्या, एलसीआर सर्किट में एक ऐसा फैक्टर है जो क्या कर रहा है, अपोज करने का काम कर रहा है। तो वो अपोजिशन कौन है यहाँ पे, इम्पीडेंस। तो हमें क्या करना है इस सर्किट में, ये इम्पीडेंस कितना है वो निकालना है। तो ये इम्पीडेंस की फिर कैसे हम लोग स्टडी करेंगे, उसका ग्राफ हम लोग स्टडी करेंगे। पहले हमें लेकिन इसका फॉर्मूला डिराइव करना है बच्चों। तो यहाँ पे आपको सबको ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, E इज इक्वल टू, करंट का फॉर्मूला हमने क्या देखा रेजिस्टेंस में, I0 इज इक्वल टू क्या देखा, E0 डिवाइड बाय R। एक्सेल, यहाँ एक्सेल इज इक्वल टू, देखो यहाँ R क्या मिल रहा है मुझे, E0 डिवाइड बाय I0 मिलेगा, है ना, अगर मैंने सॉल्व किया तो। यहाँ एक्सेल ये रिएक्टेंस है, मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ही काम कर रहा है ना बच्चों, यहाँ पे तो अपोजिशन का काम हमारा रेजिस्टेंस कर रहा है। एक्सेल इज इक्वल टू है ओमेगा एल, तो ओमेगा एल इज इक्वल टू क्या है, 2πfl, एंड एक्सी इज इक्वल टू क्या है, 1/ωc, मतलब ये क्या है 2πfc, 2πfc। ये एक्सी हो गया, ये एक्सेल हो गया, तो ये हमारा एक्सेल है, ये हमारा एक्सी है, एंड ये हमारा आर है बच्चों। तो ये तीनों के अंदर ये तीनों फैक्टर है अपोज करने वाले, तो ये तीनों का मिला के हमें यहाँ एक फैक्टर मिलेगा, उसका नाम है इम्पीडेंस, जिसको हम डिनोट करने वाले हैं Z से, Z से, ठीक है। तो इसको मैं पहले आपको सॉल्व करके देती हूँ, उसके बाद हम लोग इसकी अलग अलग कैसे स्टडी करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आज का पहला डेरिवेशन अभी मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि आपको पूछा जाता है, मार्क्स बता दूँ मैं आपको इसके, जो कि आपको पूछा जाता है 4 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन क्या है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ एसी सर्किट कंटेनिंग एलसीआर इन सीरीज, जो कि आपका 4 मार्क्स का सवाल है बच्चों, और इसको बहुत अच्छे से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखा जाए तो वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखते हैं इंडक्टर। तो यहाँ पे मैंने इंडक्टर लिया, फिर इंडक्टर के साथ मैंने कैपेसिटर ज्वाइन किया, फिर इसके साथ मैंने रेजिस्टर ज्वाइन किया, एंड देन यहाँ पे मैंने एक एसी सर्किट लगाया जिसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, ठीक है। अब देखो ये एसी सर्किट का ईएमएफ है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t, राइट, क्लियर। अब देखो बच्चों,
यहाँ पे हमने देखा कि पहले कौन आता है, रजिस्टर सर्किट, उसके बाद आता है इंडक्टर सर्किट, उसके बाद आता है कैपेसिटर सर्किट। मतलब अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो पहले लेटर्स में ABCD में ABCD के जो लेटर्स है उसमें पहले कौन आता है बच्चों, पहले C आता है, उसके बाद I आता है, उसके बाद R आता है ना। पहले कौन आता है C, उसके बाद आता है I, उसके बाद आता है R, ऐसे आता है ना। लेकिन यहाँ पे हम उल्टा जाएंगे, पहले R लेंगे, फिर I लेंगे, फिर C लेंगे, C I R, ऐसे आता है ना। लेकिन हम यहाँ पहले किसका सर्किट लेते हैं, रजिस्टर का, हम उल्टा जाने वाले हैं, RIC है ना, RIC ऐसे, क्योंकि सीक्वेंस भी तो याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बच्चों को क्या कन्फ्यूजन होगा बताएं, मैं बताती हूँ क्या कन्फ्यूजन। बच्चे वहाँ यही भूल जाएंगे, मैम ने बताया तो था कि फेज डिफरेंस 0 है, लेकिन पहले कौन सा सर्किट आता था, रजिस्टर आता था, इंडक्टर आता था कि कैपेसिटर आता था, बच्चे ये भूल जाएंगे, इसलिए मैं बता देती हूँ। यहाँ पे हम पहले कौन सा सर्किट ले रहे हैं, रजिस्टर, फिर कौन सा ले रहे हैं, इंडक्टर, फिर कौन सा ले रहे हैं, कैपेसिटर, ठीक है। तो रजिस्टर सर्किट में दोनों क्या थे बच्चों, साथ में, कौन साथ में चल रहा था, हमारा EMF मतलब हमारा रैबिट एंड हमारा कछुआ, दोनों साथ में चल रहे, ये दोनों साथ में चल रहे, कौन, ER एंड I दोनों साथ में चल रहे। कैपेसिटर सर्किट में नहीं, उसके बाद कौन आता है, इंडक्टर आता है। इंडक्टर सर्किट में कौन आगे चला गया, पहले ऑब्वियसली कौन आगे जाता था, खरगोश, तो यहाँ पे इंडक्टर सर्किट में कौन आगे चला गया, खरगोश आगे चला गया और कछुआ पीछे रह गया, मतलब I एंड ये EN। तो ये यहाँ पे हमें मिलता है खरगोश एंड कछुआ आगे चला गया, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से आगे चला गया। और यहाँ पे I तो इधर ही दिखाने वाले हम बच्चों, I इधर ही है, लेकिन EC पीछे रह गया, EC कितना पीछे रह गया, 90 डिग्री से, बराबर है, क्योंकि कैपेसिटर सर्किट में हमारा खरगोश सो गया था और कछुआ आगे चला गया था। तो यही कुछ यहाँ पे हुआ, ठीक है। चलो अभी इसको हम अच्छे से छापते हैं, है ना, चलो छापो। पहला पॉइंट क्या है, कंसीडर एन अल्टरनेटिंग सिग्नल, अल्टरनेटिंग EMF है ना ये, कंसीडर an alternating EMF consider an alternating EMF connected across inductor, capacitor and resistor, inductor, capacitor and resistor. Consider an alternating EMF connected across inductor, capacitor and resistor, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम लिखेंगे यहाँ EC, ER एंड EL ये तीनों भी क्या है, RMS वेलोसिटी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे RMS वेलोसिटी, लेट लिखो, अज्यूम करना है, लेट EL, EC and ER be the RMS velocity across inductor, capacitor and resistor. RMS वेलोसिटी अक्रॉस इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, तीनों के अक्रॉस ही RMS वेलोसिटी है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, हमें पता है, यहाँ हम लोग क्या करेंगे अभी, एक फेज डायग्राम निकालेंगे बच्चों, एंड फेज डायग्राम का यूज करके फिर मैं आपको Z का फॉर्मूला डिराइव करके दूंगी, वेरी सिंपल। देखो फेज डायग्राम में हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को दिखाते हैं। मैं क्या करती हूँ बच्चों, फेज डायग्राम, तीनों का फेज डायग्राम याद है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ाया था। तो हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ मैंने फेज डायग्राम के लिए एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया, ऐसे ही फेज डायग्राम दिखाते हैं। अब इसके अक्रॉस, एक्स के अक्रॉस में क्या दिखाती हूँ, आई दिखाती हूँ। अब देखो बच्चों, मुझे आई तो सबके लिए सेम दिखाना है, मतलब ये जो आई है वो तीनों का, देखो इसका आई भी इस डायरेक्शन में है, इसका आई भी इस डायरेक्शन में है, इसका आई भी इस डायरेक्शन में है, तीनों का आई एक ही डायरेक्शन में है।
बस तीनों का ईएमएफ अलग अलग डायरेक्शन में है। ईएमएफ कहाँ है देखो, क्योंकि हमारा कछुआ सेम स्पीड से चलता है बच्चों। कछुए ने स्पीड चेंज किया क्या? नहीं, उसका पहले भी स्पीड धीरे धीरे था, बाद में भी स्पीड धीरे धीरे है, मिडल में भी स्पीड धीरे धीरे है। कछुआ तो हमारा स्पीड चेंज नहीं कर रहा, तो हमारा स्पीड कौन चेंज कर रहा है? ईएमएफ। तो ईएमएफ कैसे स्पीड चेंज कर रहा है देखो, यहाँ पे सेम था कछुए के साथ, तो यहाँ पे मैं ईएमएफ सेम दिखाऊंगी, ईआर। ओके, डन। उसके बाद ईसी कहाँ है बच्चों? ईसी लैग कर रहा है। उसके बाद मतलब पहले तो सेम था, उसके बाद वो आगे चला गया। चलो पहले ये सर्किट लेते हैं। पहले सेम था, फिर आगे चला गया। आगे चला गया मतलब इसके आगे चला गया। कितना आगे चला गया? 90 डिग्री से। तो मैं यहाँ EL 90 डिग्री से आगे दिखाऊंगी। डन। उसके बाद EC जो है बच्चों वो पीछे रह गया, क्योंकि वो सो गया था, है ना। तो EC यहाँ पीछे रह गया, तो यहाँ पे हम पीछे दिखाएंगे। कौन? किसको? EC को। एक बात आपने नोटिस की बच्चों, एक बात आपने नोटिस की, मैंने यहाँ पे तीनों की लेंथ अलग अलग दिखाई है। और आपको याद है मैंने फेजर डायग्राम में क्या पढ़ाया था कि लेंथ हमें शो करता है पीक वैल्यू। तो यहाँ पीक वैल्यू जो है EMF की सबसे ज़्यादा किसकी है? EL की, और EC की कम है। क्योंकि बच्चों देखो इंडक्टेंस का जो EMF जनरेट होता है वो ज़्यादा होता है और कैपेसिटेंस का EMF कम होता है। तो यहाँ पे EL इज ग्रेटर देन EC, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। EL इज ग्रेटर देन EC, ये हम लोग मान के चल रहे हैं। तो मुझे क्या करना है? इन दोनों का मिला के EMF निकालना है। दोनों का नहीं, तीनों का मिला के EMF निकालना है, क्योंकि बच्चों हमारा सर्किट जो है वो तीनों का मिला के है। तो मैं क्या करूँगी? इसका 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 तीनों का EMF मिला के मैं एक ही EMF ड्रॉ करूँगी, और वो EMF कौन सी डायरेक्शन में आएगा वो हमें पता लगाना है। तो बहुत सिंपल है बच्चों, देखो इसमें कौन बड़ा है? EL, और कौन छोटा है? EC। तो ऑब्वियसली इन दोनों का रिजल्ट किसकी तरफ रहेगा? सोचो सोचो ज़रा। देखो मैं बताती हूँ, मैं हूँ, मेरे सामने एक फ्रेंड है, ठीक है। मेरी फ्रेंड को मैंने ऐसे धक्का दिया, मैंने उसके ऊपर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और उसने मेरे ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगाया। कौन गिरेगा? मैं गिरूंगी? नहीं, मैंने तो ज़्यादा फोर्स लगाया, मैंने 20 न्यूटन का लगाया, तो वो ही गिरेगी ना। वो कितने फोर्स से गिरेगी? 10 न्यूटन के फोर्स से गिरेगी, क्योंकि मेरा 20 है, उसका 10, उसके 10 ने मेरे 10 को माइनस कर दिया, और 10 जितना मैं लगाऊंगी उससे वो गिरेगी। इसका मतलब ये कम है। मान लो ये 10 है, ये 20 है, तो इन दोनों की वजह से ऑब्वियसली EMF कहाँ रहेगा? इस डायरेक्शन में। और वो कितना रहेगा बच्चों? जो ज़्यादा है उसकी तरफ रहेगा। और वो कितना रहेगा? दैट इज ऑफ EL माइनस EC। EL माइनस EC इतना रहेगा वो EMF। वो किसकी डायरेक्शन में रहेगा बच्चों? दैट इज टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ EL। अंडरस्टैंड एवरीवन? ठीक है। अब ये EL माइनस EC एंड ये ER, इन दोनों का तो रिजल्ट हमने निकाल लिया, इधर है, बट हमें तीनों का निकालना है ना। तो मैं इसका भी लेती हूँ। ER का रिजल्ट कहाँ पे रहेगा बच्चों? ER एंड EL माइनस EC का रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों के बीच में आएगा, ऐसे यहाँ पे। इसको मैं नाम देती हूँ, चाहे तो हम इसको R नाम देते हैं। क्या नाम देंगे हम इसको? R नाम देंगे। इन्होंने क्या दिया? E0 नाम दिया है उन्होंने। एक सेकेंड, इसको रिजल्टेंट मत दो, ऑब्वियसली ये क्या है हमारा? पिक। हाँ बराबर है बच्चों, इसको E0 ही देना पड़ेगा। तो ये हमारा रहेगा E0, तीनों का कंबाइन वेक्टर E0। तो ये जो E0 है इन तीनों का रिजल्ट है बच्चों, ठीक है। समझ में आया? तो अभी मैं क्या करती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा है ना लिख के देती हूँ आपको। देखो यहाँ पे सेकंड पॉइंट लिखा, थर्ड पॉइंट में आप क्या करो? फेज डायग्राम निकाल दो। एंड फोर्थ पॉइंट पे लिखो ड्रॉ द अल्टरनेटिंग करंट along positive x-axis, ER is also along the same axis,
along the same axis, but EC is lagging with 90 degree with pi by 2 radian, lagging with pi by 2 radian, hence it is along negative y-axis, ठीक है। उसके बाद ये लैगिंग कर रहा है, EC इज लैगिंग विथ पाई बाई 2 रेडियन, हेंस इट इज अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अब EL का देखते हैं, 5th पॉइंट, EL इज लीडिंग विथ पाई बाई 2 रेडियन, hence it is along पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा अभी डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब देखो बच्चों, मुझे क्या करना है, इम्पीडेंस निकालना, मेरा मेन एम है इम्पीडेंस निकालना। तो मैं अभी यहाँ पे इम्पीडेंस निकालती हूँ। देखो इम्पीडेंस क्या आएगा, मैं क्या करती हूँ, अभी यहाँ पे एक ऐसी परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा है ना ठीक से लिखती हूँ। एक काम करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ठीक से ड्रॉ करती हूँ। इम्पीडेंस निकालना है ना, ये हमारा आई है, इधर है हमारा, यहाँ पे ये क्या है हमारा ER, ठीक है। इसको मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, इसको मैं नाम देती हूँ O, इसको मैं बोलती हूँ A, इसको मैं बोलती हूँ B, ठीक है। OAB एक ट्राइंगल बन गया। देखो बच्चों, अभी इसके सामने कौन है हमारा EL माइनस EC, तो ये भी क्या रहेगा यहाँ पे EL माइनस EC रहेगा। ये कितना है ER और ये कितना है हमारा E0, ठीक है। मुझे यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल का पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। हम लोग ये ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, कौन सा, कंसीडर ट्रायंगल OAB, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे लिखो कंसीडर ट्रायंगल OAB, ठीक है। इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाया मैंने, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ये स्लाइड क्या वर्ड्स खा रही बच्चों, पाइथागोरस थ्योरम, रुको दूसरी स्लाइड लेती हूँ। कंसीडर ट्रायंगल OAB, ओके, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्या आएगा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम पे, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, OA स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। OA स्क्वायर क्या है बच्चों, दैट इज E0 स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे E0 स्क्वायर इज इक्वल टू AB क्या है यहाँ पे देखो, AB है हमारा ये वाला, ये बाद में लिखती हूँ, पहले ये लिखती हूँ, ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC स्क्वायर, ER स्क्वायर प्लस EL, एक सेकेंड, ER स्क्वायर प्लस EL माइनस EC होल ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो बच्चों, ये EMF है, इस EMF को हम लोग एक करंट के फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि हमें तो चाहिए रिएक्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस, जो अपोज करने वाला फैक्टर है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करती हूँ, E0 को, ER को, EL, EC को, सबको मैं उनके रिएक्टेंस के फॉर्म में लिखती हूँ, रेजिस्टेंस के फॉर्म में लिखती हूँ। जैसे हमें पता है अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, E इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R, राइट। E0 किसका रिजल्टेंट वेक्टर है बच्चों, एक काम करती हूँ, यहाँ लिख के ही देती हूँ मैं आपको। E0 जो है बच्चों, E0 क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट EMF ऑफ LCR सर्किट। LCR सर्किट का ये रिजल्ट है, सबका मिला के मिलने वाला रिजल्ट एक वेक्टर, वो कौन है हमारा E0। तो मैंने बताया था यहाँ अपोज करने वाला फैक्टर कौन है, इम्पीडेंस, जिसको हमने डिनोट किया था Z से, है ना। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ E इज इक्वल टू क्या होता है, IR। तो E0 इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, I इंटू Z, क्योंकि यहाँ अपोजिशन Z का है।
ई आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे, यहाँ अपोजिशन आर का ही है। ई एल इज इक्वल टू, ई एल में किसने अपोज किया था, एक्सएल ने, तो मैं यहाँ लिखूंगी आई इंटू एक्सएल। ईसी में किसने अपोज किया था, एक्सी ने, तो मैं यहाँ लिखूंगी आई एक्सी। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दो। तो ई जीरो क्या आएगा यहाँ पे, आई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ई आर क्या है यहाँ पे, आई आर स्क्वायर प्लस ई एल क्या है यहाँ पे, आई एक्स एल माइनस ई सी क्या है यहाँ पे, आई एक्स सी, और इसका हमने किया स्क्वायर। ठीक है, अब इन सब में से मैं आई कॉमन निकालती हूँ। ठीक है, आई जेड स्क्वायर, आई आर स्क्वायर, आई एक्स एल माइनस आई एक्स सी, इन सब में से मैं आई कॉमन निकालती हूँ। तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिखा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे मैंने आई कॉमन निकाला तो क्या मिलेगा, आई इन ब्रैकेट एक्स एल माइनस एक्स सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, क्या बनेगा, आई स्क्वायर जेड स्क्वायर, आई स्क्वायर सब में से कॉमन निकाला। एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, यहाँ पहले लिख लेती हूँ नहीं तो आपका कन्फ्यूजन होगा। आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस यहाँ लिखो आई स्क्वायर एक्सएल माइनस एक्स सी स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर सेपरेट किया तो आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इन ब्रैकेट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इधर का आई स्क्वायर इधर का आई स्क्वायर गेट कैंसल, तो मुझे जेड स्क्वायर क्या मिला बच्चों, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मिला सबका मिला के आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो जेड इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल ब्रैकेट स्क्वायर एंड इट इज अ अपोजिशन इन एलसीआर सर्किट। तो ये क्या है बच्चों हमारा, इसको हम लोग एक बात बोल सकते हैं, इसको इम्पिडेंस तो बोला ही जाता है बच्चों, लेकिन इसको इफेक्टिव अपोजिशन बोला जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट। दिस इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस offered by LCR circuit called as impedance। इसको हम क्या कहेंगे, इम्पिडेंस कहेंगे। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका निकाला बच्चों, साइड में हो जाओ थोड़ा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब इसका मैं आपको अलग अलग एम्पिडेंस, ये एडमिटेंस का फॉर्मूला, देन इसकी फेज डिफरेंस, देन इसका और क्या अलग अलग केसेस है, एंड देन कुछ न्यूमेरिकल्स है, वो अभी इससे रिलेटेड हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब हम क्वेश्चंस देखेंगे अभी अलग अलग। उसके बाद देखते हैं बच्चों, बहुत बार आपको इस इम्पीडेंस की डेफिनेशन भी पूछी जाती है। तो इम्पीडेंस मतलब क्या है ये मैंने आपको बताया यहाँ पे, इट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एलसीआर सर्किट कॉल्ड एज इम्पीडेंस। अब यहाँ पे देखो मैंने आपको बताया था कि ई की जगह पे हमने क्या पुट किया बच्चों, ई इज इक्वल टू आई जेड पुट किया। तो मान लो आपको इम्पीडेंस की डेफिनेशन बहुत बार पूछी जाए तो इम्पीडेंस की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस दोनों की डेफिनेशन में अभी आपको बताती हूँ। जैसे बच्चों ओहम्स लॉ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग स्टडी करते हैं कंडक्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, उसी तरह रेजिस्टेंस का काम क्या है यहाँ पे अपोज करना, एंड कंडक्टेंस का काम क्या होता है अलोव करना, करंट को अलोव करना। वैसे यहाँ इम्पीडेंस का काम क्या है अपोज करना, और इसका अपोजिट क्या होता है एडमिटेंस, जो कि रेसिप्रोकल हम लोग लेते हैं इम्पीडेंस का। तो वेरी सिंपल डेफिनेशन बच्चों, देखो मैंने क्या बताया यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू जेड, तो यहाँ Z इज इक्वल टू क्या आएगा E डिवाइड बाई I, है ना। तो Z यहाँ क्या है इम्पीडेंस है, Z यहाँ पे होता है इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस को हम लोग बोलेंगे दैट इज इक्वल टू RMS। ई मतलब कौन सा बच्चों, जो वोल्टेज हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज द आरएमएस वोल्टेज, है ना।
और जो करंट यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो है RMS करंट, हमारे घर में आने वाला RMS वोल्टेज है। ये बात आपको दिमाग में फिट करनी है। और करंट भी कौन सा है, RMS करंट है, रूट मीन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज द RMS वोल्टेज एंड इट इज द RMS करंट। तो बहुत सिंपल डेफिनेशन हो गई बच्चों। देखो बस ये फॉर्मूला लर्न कर लो, फॉर्मूला लर्न करने से आपको आसानी से डेफिनेशन आ जाएगी। तो इम्पीडेंस मतलब क्या होता है, इम्पीडेंस इज डिफाइंड एज, it is defined as what? It is defined as the ratio of RMS voltage to the RMS current, ratio of RMS voltage to the RMS current is called impedance। इसको हम लोग कहेंगे impedance। क्लियर टू एवरीवन, ये है हमारा impedance। सिमिलरली बच्चों इसका अपोजिट क्या है, अभी एडमिटेंस। अभी इसका ऐसा यूनिट भी लिख लो साथ में। ऑब्वियसली बच्चों ये क्या कर रहा है, अपोज, तो अपोज करने वाला फैक्टर रेजिस्टेंस, उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओहम। वैसे इसका भी ऐसा यूनिट क्या रहेगा, ओहम। अब इसका अपोजिट फैक्टर कौन सा है, दैट इज एडमिटेंस। इसको हम लोग कहेंगे एडमिटेंस। एडमिटेंस मतलब क्या, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। जैसे कि रेजिस्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस क्या होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। वैसे यहाँ पे एडमिटेंस मतलब क्या, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस, जो अलोव करेगा अपोजिट टू द इम्पीडेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस। Reciprocal of impedance is called as क्या कहेंगे इसको, admittance, called as admittance। ठीक है, और इसका ऐसा यूनिट क्या रहेगा, इसका ऐसा यूनिट रहेगा 1/ओहम है, तो 1/ओहम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, ओहम इनवर्स। ओहम इनवर्स। समझ में आया सबको। तो बच्चों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे का टॉपिक लेते हैं। चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एक सेकेंड ना बच्चों, इट दिस कलर इज विजिबल, आई कैन सी, यस इट इज ओके। अगर किसी को ये कलर में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है तो वैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें बच्चों, सो आई कैन चेंज द कलर इन नेक्स्ट वीडियो, ओके। बट वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, बट अगर इनकेस किसी को लगता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें। अब देखो बच्चों यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया था, कहाँ गया वो ट्रायंगल, हाँ ये वाला। कौन सा ट्रायंगल लिया था हमने, OBA। तो बच्चों ये एंगल देखो, अभी मैंने इसको कहा फाई। फाई क्या था हमारा, आपको याद है, दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, है ना, जो हमें बताता है कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, जो जिसको हमने आई के फॉर्मूले में यूज किया था। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ना एक छोटी सी गलती मैंने ऑब्जर्व की आपके बुक में, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे एक्चुअली वो टेक्स्ट बुक में थोड़ी गलती है, वहाँ पे आप करेक्शन कर लेना उतना, ठीक है, मैं बताती हूँ। चलो अभी ये ट्रायंगल हम लोग कंसिडर करते हैं, कौन सा, OAB। बच्चों इस ट्रायंगल को और एक नाम है, इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोला जाता है, बहुत बार इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल बोला जाता है। तो अभी ये सेपरेट ट्रायंगल में वहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, देखो ठीक से, और इसी से हम लोग क्या निकालेंगे, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, दैट इज द फेज डिफरेंस इन LCR सीरीज सर्किट। तो देखो मैं ये ट्रायंगल सेपरेट से यहाँ ड्रॉ कर दी हूँ बच्चों, ये हमारा ट्रायंगल है कौन सा, इसको इम्पीडेंस ट्रायंगल भी बोला जाता है। ठीक है, देखो ये क्या है, O, इसको हमने A कहा, इसको हमने B कहा। तो ये एंगल कितना है हमारा, दिस इज फेज डिफरेंस फाई। तो ये कितना है E0, ये कितना है EL माइनस EC, ये कितना है ER। ठीक है, अब हमें ये फाई एंगल निकालना है। तो यहाँ पे फाई देखो क्या है, फाई इज इक्वल टू, अगर मैं tan फाई यहाँ पे निकालूँ, tan फाई इज इक्वल टू क्या आएगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है बच्चों, AB, एंड इस एडजेसेंट, सॉरी अपोजिट टोआ,
सो का टोआ, टोआ होता है ना ये, टोआ का मतलब क्या, अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, यहाँ पे देखो अपोजिट साइड है इसकी ए बी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ए बी, एंड इसकी एडजेसेंट साइड है ओ बी, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ओ बी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे tan phi इज इक्वल टू ए बी कितना है, दैट इज ई एल माइनस ई सी, एंड ओ बी कितना है यहाँ पे ई आर। ठीक है, अब यहाँ पे पता है ई एल ई सी एंड ई आर क्या होता है, ई एल इज इक्वल टू होता है आई इंटू एक्सएल, ई सी इज इक्वल टू होता है आई इंटू एक्स सी, एंड ई आर इज इक्वल टू होता है आई इंटू आर। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे आई इंटू आर होना चाहिए, आई इंटू आर। तो यहाँ पे tan phi इज इक्वल टू देखो क्या आएगा, tan phi इज इक्वल टू ई एल मतलब क्या, आई इंटू एक्स एल माइनस आई इंटू एक्स सी डिवाइड बाय आई इंटू आर। ठीक है, इन सब से आई कॉमन निकालते हैं, तो tan phi इज इक्वल टू आई कॉमन निकालो, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आई इंटू आर। सो दिस आई गेट कैंसल। तो यहाँ पे क्या मिलता है, देखो क्या मिलेगा हमें, tan phi इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर। ठीक है, और यहाँ से मुझे phi क्या मिलेगा, phi इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर। तो ये L है हाँ बच्चों, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाय आर। तो ये क्या है बच्चों हमारा, दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, मतलब वही हमारा आई के जो फॉर्मूले में था ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू, वही हमें लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है, ये बताने का काम यही करता है। दिस इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, फेज डिफरेंस। ठीक है, ओके डन। अब देखो बच्चों, इसी का यूज करके अभी हम लोग कुछ केसेस यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, डिफरेंट केसेस, इस फाई का ही यूज करके, tan phi का फॉर्मूला यूज करके मैं आपको 3 केसेस बताने वाली हूँ। मतलब कब हम लोग phi अगर क्या रहा, ऑब्वियसली वैसे हमें पता है क्या कि phi अगर 0 रहा तो सर्किट कौन सा होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है। अगर phi निगेटिव रहा तो इंडक्टिव सर्किट होता है, एंड phi पॉजिटिव रहा तो कैपेसिटिव सर्किट होता है। ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो उसी तरह अभी हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले रहे। देखो कैसे, एक काम करते हैं, इम्पीडेंस, हाँ इसके पहले ये इम्पीडेंस ट्रायंगल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। इम्पीडेंस ट्रायंगल भी आपको बहुत बार पूछा जाता है, इतना पूछा नहीं जाता बट यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो कैसे इम्पीडेंस ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे कि हमने देखा यही ट्रायंगल जो अभी हमने स्टडी किया था, ये इम्पीडेंस ट्रायंगल। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ क्या था, देखो ई आर था ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ आर आएगा। ठीक है, ये हमारा फाई रहेगा। उसके बाद कहाँ गया ये वाला, यहाँ पे क्या है, ई एल माइनस ई सी है, तो यहाँ पे हमारा आएगा एक्स एल माइनस एक्स सी। फाई के आगे वाली टर्म ये देखो, यहाँ पे देखो एक्स एल माइनस एक्स सी है ना, तो ये उसी को, इसी ट्रायंगल को मैं ड्रॉ कर रही हूँ अभी। फाई इज इक्वल टू एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। और ये क्या रहेगा फिर हमारा, दिस इज जी जेड इम्पीडेंस। तो इससे हमें पाइथागोरस थ्योरम अगर मैंने यूज किया, मान लो इसको ओ ए बी मैंने नाम दिया और पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम, तो ये क्या बनेगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू क्या, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर रिमेनिंग 2 साइड के स्क्वायर की सम होता है, मतलब आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या बनेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इम्पीडेंस ट्रायंगल होता है बच्चों। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट केसेस। एक सेकेंड, यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए। इसके पहले मुझे डिफरेंट केसेस लेनी है, इसके अलग अलग केसेस मैं अभी आपको बताती हूँ। इसमें पॉसिबिलिटीज क्या है बच्चों, देखो एक तो एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हो सकते हैं, राइट, एक्सएल और एक्ससी दोनों इक्वल हो सकते हैं, या फिर एक्सएल ग्रेटर हो सकता है, एक्ससी स्मॉल हो सकता है, या फिर एक्ससी ग्रेटर हो सकता है, एक्सएल स्मॉल हो सकता है।
ऐसी अलग अलग केसेस यहाँ पे बनेगी, इसलिए मैं यहाँ पे 3 केसेस लेती हूँ। सबसे पहले देखो हमारा फेज डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। फेज डिफरेंस मतलब tan phi का फॉर्मूला क्या है वो पहले यहाँ लिख लेते हैं। फेज डिफरेंस कितना है, tan phi इज इक्वल टू क्या आ रहा है बच्चों, tan phi इज इक्वल टू आ रहा है XL माइनस XC डिवाइड बाय R। ओके डन। यहाँ पे हमें पता है कि E इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E0 साइन ओमेगा टी। तो आपके बुक में ना उन्होंने ओमेगा टी प्लस फाई दे के रखा है एंड I इज इक्वल टू ऑल्सो। हमने हर जगह पे देखो बच्चों, इंडक्टिव सर्किट हो कैपेसिटिव सर्किट हो, हर जगह पे हमने E जो है वो E0 साइन ओमेगा टी ही लिया है। अगर आप प्लस फाई करोगे ना तो आपको कंफ्यूजन होगा, तो बेटर रहेगा E को हम E0 साइन ओमेगा टी ही रखें और I को हम I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई करते हैं। फाई हमारा फेज डिफरेंस रहेगा। अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला कि पहले कौन आएगा, पहले R आएगा, फिर उसके बाद I आएगा, उसके बाद C आएगा, है ना, RIC CIR। मैंने RIC आपको लेने के लिए बोला था, याद है। रेजिस्टर पहले लो, फिर इंडक्टर लो, लेटर्स में पहले कौन आता है C, फिर I, फिर R। अभी हम लोग RIC लेंगे। इसमें क्या हमने देखा कि फेज डिफरेंस 0 है, मतलब E इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी है एंड I इज ऑल्सो इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो दोनों के अंदर फेज डिफरेंस क्या है, 0 इसके अंदर। फिर हमने करंट के लिए देखा I मतलब कौन सा, इंडक्टर। इंडक्टर के लिए हमने क्या देखा, इंडक्टर में हमने देखा कि E इज इक्वल टू क्या होता है, कौन आगे भाग गया अभी, खरगोश ना, तो खरगोश E0 साइन ओमेगा टी है और हमारा कछुआ I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है ना, कछुआ पीछे रह गया। फिर कैपेसिटर में कौन आगे भाग गया, कैपेसिटर में कौन आगे भागा, E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी एज इट इज रहा और ये आगे भाग गया, अभी कितना आगे भागा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो बच्चों देखो, अगर यहाँ प्लस फाई अगर पॉजिटिव आता है, फाई अगर पॉजिटिव आता है तो सर्किट कौन सा है, कैपेसिटेंस, और अगर फाई अगर निगेटिव आता है तो सर्किट कौन सा है, इंडक्टेंस। ठीक है, तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो सबसे पहला केस हम लोग देखते हैं, केस 1। देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या 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 देखेंगे। देखो पहले मैं देखती हूँ XL इज इक्वल टू XC, दोनों को इक्वेट करते हैं। पहली केस, अगर मैंने दोनों को इक्वेट किया बच्चों, आवाज आ रही है ना सबको, आ रही है, नहीं तो मैं बोलती रहती हूँ आवाज ही नहीं आती, फिर वापस रिकॉर्ड करती हूँ, ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है। तो देखो XL इज इक्वल टू XC है, मान लो बच्चों, ऐसी लगा दूँ क्या, आप लोग चलो सोचो जरा उसके बारे में। XL इज इक्वल टू XC है मान लो, ठीक है, तो क्या होगा, तो यहाँ पे तो 0 आ जाएगा, इसका मतलब tan phi मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0। tan phi अगर 0 है बच्चों तो E इज इक्वल टू क्या है, E0 साइन ओमेगा टी एंड I इज इक्वल टू क्या है, I0 साइन ओमेगा टी, राइट। ओके, तो ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, I ओमेगा टी 0 हो गया ना, ये तो I ओमेगा टी आएगा, दोनों भी 0, दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब सर्किट कौन सा है, देन द सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव। इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर रेजिस्टिव। देन द सर्किट इज प्योर रेजिस्टिव, इसको हम रेजिस्टिव सर्किट बोलेंगे, ठीक है, चलेगा, ओके डन। देन केस 2 देखते हैं अभी। केस 2 में मैंने क्या किया, मान लो मैंने XL इज ग्रेटर देन XC ले लिया। अगर XL इज ग्रेटर देन XC है, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया, है ना, ये पॉजिटिव हो गया बच्चों, ये बड़ा है ना नंबर क्योंकि ये छोटा है, ये पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब क्या बच्चों कि tan phi भी मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। अगर tan phi मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, इसका मतलब phi भी क्या रहेगा, ऑब्वियसली पॉजिटिव रहेगा, phi भी पॉजिटिव ही रहेगा। अगर phi पॉजिटिव है बच्चों तो phi पॉजिटिव किस में मिल रहा है हमें, कैपेसिटर में। phi पॉजिटिव किस में मिल रहा है, कैपेसिटर में।
इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, सर्किट क्या है, प्योर कैपेसिटिव। देन द सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव, देन द सर्किट इज प्योर कैपेसिटिव। बच्चों एनसीईआरटी में इसको प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोला है, लेकिन आपके बुक में कैपेसिटिव, आपके बुक में इसको क्या कहा है, आपके बुक में इसको इंडक्टिव डोमिनेटेड ऐसे बोला है। एक सेकेंड, लेट मी चेक क्या कहा है, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, क्या कहा है इसको, इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट। ऑब्वियसली देखो यहाँ पे लिखते हैं, ये रहने दो बच्चों, ये हमें लगेगा यहाँ पे, तो मैं एक्स्ट्रा पेज लेती हूँ। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, एक मिनट है, यहीं पे एडजस्ट करती हूँ मैं, आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एडजस्ट करती हूँ मैं, कॉल्ड एज इंडक्टेंस डोमिनेट। ये इंडक्टेंस को डोमिनेट करने का काम कर रहा है, इंडक्टेंस को डोमिनेट करने का काम कर रहा है। ऑब्वियसली बच्चों एक्सेल ग्रेटर है, एक्सेल ग्रेटर है, एक्सी छोटा है। एक्सेल मतलब रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर, इंडक्टर का रिएक्टेंस बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो इंडक्टर को डोमिनेट करेगा, उसको अपोज करने का फैक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी इंडक्टेंस डोमिनेटेड सर्किट, ऐसा सर्किट रहेगा इस केस में, ठीक है। अब देखते हैं आगे का केस 3। केस 3 में हम लोग क्या लेते हैं, केस 3 एक्सी इज ग्रेटर देन एक्सएल। बच्चों अगर ये केस मैंने ले लिया, एक्सी बड़ा और एक्सएल छोटा, तो ये निगेटिव आ जाएगा टर्म, देन tan phi इज निगेटिव, tan phi इज निगेटिव। अगर tan phi निगेटिव है बच्चों, तो phi भी क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। tan phi निगेटिव, तो phi इज ऑल्सो निगेटिव। अगर tan phi निगेटिव है, तो phi निगेटिव कौन से सर्किट में आता है बच्चों, phi निगेटिव आता है हमारे इंडक्टिव सर्किट में। मतलब हमारा सर्किट कौन सा है यहाँ पे, इट इज प्योर इंडक्टिव सर्किट। क्या है, मैं यहाँ पे लिखूंगी, एक मिनट, हाँ यहाँ पे लिखूंगी प्योर इंडक्टिव सर्किट। देन द सर्किट इज प्योर इंडक्टिव। और यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, इसको कहा जाता है कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट, ठीक है। आपके बुक में यही दिया है बच्चों, कैपेसिटेंस डोमिनेटेड सर्किट। समझ में आया सबको, क्लियर टू एवरीवन। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब बच्चों इसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ, वो क्वेश्चंस अभी हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बच्चों अभी इसी से रिलेटेड कुछ सवाल हम लोग देखते हैं। पहला सवाल ये हो चुका है, देखो पढ़ो जरा स्क्रीन पे, पहला सवाल आपके सामने डिस्प्ले हुआ है। देखते हैं कितने लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको पॉज करके तो पहले खुद ट्राई करो बच्चों। हमेशा जब भी मैं क्वेश्चन डिस्प्ले करती हूँ तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी, पहले आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, उसके बाद आगे का डेरिवेशन आपको देखना है, मतलब मैं जो सॉल्व करती हूँ वो आपको देखना है। अब इसमें बहुत सारे वैल्यूज़ आपको फाइंड करने के लिए बोला है। क्वेश्चन ठीक से पढ़ो सब लोग, और लॉग का भी यूज़ आपको करना पड़ेगा। बेटर रहेगा कि लॉग टेबल लेके बैठते जाओ बच्चों, जो भी लेक्चर देखने बैठोगे ना तो लॉग टेबल ज़रूर लेके बैठो, ताकि उतनी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस होगी। नहीं तो हम लास्ट आंसर पे ही अटक जाएंगे, फॉर्मूला आ गया, सब कुछ आ गया, कैलकुलेशन ही नहीं आया। नहीं तो राउंड ऑफ करके कुछ तो भी करके सॉल्व करने की एटलीस्ट कोशिश तो भी करते चलो। करे सॉल्व, करो ट्राई। चलो क्या दिया है देखो, कैपेसिटर दिया है of 100 microfarad, a coil of resistance 50 ohm and inductance 0.5 Henry are connected in series with a 110 volt to 50 hertz source, frequency देके रखी है, and EMF voltage देके रखा है, L दिया है, resistance दिया है और CP दिया है,
और आपको निकालना क्या है, कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। हमें क्या निकालना है बच्चों, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस निकालना है। मतलब हमें एग्जैक्टली करना क्या है, देखो मैं बताती हूँ आपको ई आर एम एस डिवाइड बाई जेड आपको चाहिए होगा, इम्पीडेंस निकालना होगा। आर एम एस वैल्यू मतलब मैंने क्या बताया आपको, याद है मैंने बताया तीनों का LCR सर्किट है, तो वो किसका वैल्यू, वो किसका रेशो होता है, अभी मैंने जस्ट आपको डेफिनेशन बताई ना इम्पीडेंस के, इट इज द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज टू द RMS वैल्यू ऑफ करंट। तो हमें यहाँ पे चाहिए IRMS, तो मैं क्या करूँगी, ERMS डिवाइड बाई इम्पीडेंस, क्योंकि मैंने Z चॉइस किया इसलिए क्योंकि Z इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वेयर। तो मेरे पास एक्सएल निकालने के लिए चॉइस है, मेरे पास C है, R है, L है और F भी है, तो ये सब वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगे। इनका यूज़ करके मैं Z निकालूंगी और Z निकालने के बाद हम लोग ERMS, तो उन्होंने गिवन है 110 वोल्ट दिया है ना ERMS, तो उसका यूज़ करके हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला काम, जैसे कि मैंने आपको बताया एज यूजुअल, पहले गिवन लिखा करो, उसके बाद फॉर्मूले कौन सा यहाँ पे अप्लाई होगा। अगर डेरिवेशन आपने सॉल्व किया ना बच्चों, तो आपके लिए ये हलवा काम है, हलवा, पता है हलवा। चलो स्टार्ट करते हैं। कहाँ कहाँ से वर्ड्स उठा के लाते हैं मैम आप, वो आपसे ही सीखे हैं मैंने ऑफलाइन में बच्चे ऐसे वर्ड्स बोलते हैं। चलो C इज इक्वल टू क्या है 100 माइक्रोफैरेड, C इज इक्वल टू 100 मतलब 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। बहुत सिंसियर थी मैं, बट ऐसे वर्ड्स आपने सिखा दिए मुझे। एंड रेजिस्टेंस R दे के रखा है, R इज इक्वल टू दिया है 50 ओहम। देन इंडक्टेंस L इज इक्वल टू दे के रखा है 0.5 हेनरी। कनेक्टेड इन सीरीज विथ ERMS दे के रखा है, ERMS इज इक्वल टू 110 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन हियर 50 हर्ट्ज। ओके, then what we have to find here, we have to find the value of IRMS। चलो कैलकुलेट करके दिखाओ, कम। तो सबसे पहले तो बच्चों हमें एक्सेल निकालना होगा, एक्सेल निकालने के बाद हमें XC निकालना होगा, R तो गिवन है। तो सबसे पहले तो मैं एक्सेल का फॉर्मूला लिखूंगी 2πfl, राइट। उसके बाद XC मुझे चाहिए तो मैं लिखूंगी 1/2πfc। FC गिवन, यस गिवन, ओके। तो थर्ड मुझे चाहिए IRMS ना, IRMS के पहले मुझे Z निकालना होगा, तो Z इज इक्वल टू मिलेगा ERMS डिवाइड बाय RIRMS। नहीं रे बच्चों, ये नहीं, अंडर रूट R स्क्वायर चाहिए मुझे, ये वाला R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर, आप भी हाँ बोलते हो, हाँ। उसके बाद मुझे चाहिए Z हो गया, अब क्या चाहिए मुझे IRMS। मीनाक्षी मैम दिमाग घर पे रख के आए क्या, ERMS डिवाइड बाय Z हो गया, सिंपल। चलो इसमें से एक आप सॉल्व करोगे, बाकी का मैं करके देती हूँ। चलो, नहीं तो मैं एक करके देती हूँ, तीनों आप करो इतना अत्याचार मत करो मैम। चलो बच्चों मैं करके देती हूँ, सब कुछ करके दूंगी, आप बस पढ़ाई करो, टाइम वेस्ट मत करो। चलो 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 पुट करो वैल्यूज। एक्सेल इज इक्वल टू 2π 2 इंटू 3.14 इंटू एफ कितना दे के रखा है बच्चों, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, इंटू एल कितना दिया है 0.5, इसको मल्टीप्लाई करो। चलो मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आंसर मिलता है 157.1 ओहम, 157.1 ओहम, ठीक है। आगे XC निकालो अभी। चलो XC इज इक्वल टू कितना है 1/2πfc, मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3.14, F दिया है 50, C देख के रखा है, ये देखो C कितना दिया है, दैट इज इक्वल टू 10⁻2 माइनस ये 2 ना बच्चों, 2 माइनस 4, 2 माइनस 6 कितना आएगा -4 है ना, तो ये मैं लिखती हूँ 10⁻⁻4। अब ये बातें तो आपको आनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों,
इसको सॉल्व करते चलो 1/3.14 करो और ये 100 बन जाएगा। 100 मतलब 10⁻², तो 100 10⁻² -4 ऑलरेडी है, तो xc इज इक्वल टू 1/3.14 इंटू ये -2 ऊपर जाके बनेगा +2, तो 10⁻² आ गया। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो मुझे मिलता है 31.83। कितना मिलता है? 31.83 ओहम। ठीक है, ये मिल गया XC मिल गया, XL मिल गया। अब मैं निकालती हूँ Z। देखो Z निकालने के लिए Z इज इक्वल टू √R² प्लस XL माइनस XC ब्रैकेट स्क्वायर। तो Z इज इक्वल टू कितना मिलेगा? √R। R कितना है हमारा? R यहाँ पे है 50 ओहम, तो ये मुझे मिलेगा 50² प्लस XL कितना है? XL है 157.1, XL है 157.1 माइनस XC कितना है? 31.83 का स्क्वायर है ना। इसका अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर लूँ तो मुझे कितना मिलता है? सब्ट्रैक्शन करने के बाद 125.27। Z इज इक्वल टू ये मुझे मिलेगा 2500 प्लस 125 पॉइंट कितना 27 ना, 27 स्क्वायर, 27 का स्क्वायर। इसको अभी मल्टीप्लाई करके देखो बच्चों कितना आता है? 2500 प्लस 125 पॉइंट, इसका स्क्वायर करने के बाद आता है 15692.6, 15692.6। बच्चों ये सभी जो है ना पॉइंट के कैलकुलेशन अभी इसका मल्टीप्लिकेशन करके ही आपको आने चाहिए। और जब लास्ट में स्क्वायर रूट निकालने की बारी आती है तो स्क्वायर रूट के वीडियोस देखो, लॉग टेबल के बनाए हैं ऑलरेडी, चैनल पे सब कुछ अवेलेबल है। तो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सब कुछ आपको देखना होगा बच्चों, क्योंकि आपको लॉग टेबल का यूज़ कभी कभी करना ही पड़ता है। देयर इज़ नो एनी अदर ऑप्शन। 18192.6 इसका आंसर हमें मिलता है। एडिशन करने के बाद 18192.6, और इसका स्क्वायर रूट देखने के लिए आपको तो लॉग टेबल में जाके आपको करना है 18 का 1 and 9 देखना है, वहाँ पे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका आंसर आता है 134.88, 134.88 ओहम। ये मुझे क्या मिला बच्चों? दिस इज इम्पीडेंस। बट हमें तो चाहिए IRMS, स्टार वाला न्यूमेरिकल है। आपके स्टार के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना बच्चों, JEE लेवल के क्वेश्चंस है, ERMS डिवाइड बाय Z पुट कर दो वैल्यू। ERMS कितना है? ERMS? दैट इज 110 एंड ये तो अभी हमने फाइंड किया 134.88। चलो ये इसका अभी लॉग टेबल के सिवाय मुझे कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा। क्या करेंगे? IRMS कैसे? एंटी लॉग पहले लेना है, देन हमें लॉग करना है किसका? 110 माइनस लॉग करना है किसका? 134.88। ओके, अब यहाँ पे करो IRMS इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ इसका 110 मतलब 2 पॉइंट समथिंग 11 का 0 हमें देखना पड़ेगा, वो कितना होता है? 0.414, 0 पॉइंट कहाँ बोल रही मैं, 0414 माइनस इसका 2 पॉइंट 13 का 4 and 8 में देखो लॉग 1300। अगर हमने इसका सब्ट्रैक्शन लिया तो मिलता है, ऑब्वियसली ये नंबर बड़ा है ये छोटा है, माइनस में आंसर आएगा। IRMS इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ बार 9114 और इसका एंटी लॉग देखने के बाद हमें मिलता है 8.155 और ये 10⁻⁻1 आ जाएगा यहाँ पे। तो IRMS कितना मिलेगा? 8.155 इंटू 10⁻⁻1 मतलब IRMS इज इक्वल टू 0.8155 एम्पियर। ये मुझे मिलता है IRMS। ठीक है, तो ऐसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकालो।
और एक क्वेश्चन मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तब तक साइड में हो जाती हूँ मैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। चलो, एनसीईआरटी का सवाल है, आरसी सर्किट का है, बस एलसीआर नहीं, बस रेजिस्टर एंड कैपेसिटर कनेक्ट किया है, दैट्स इट। पॉज करके खुद ट्राई करेंगे सब लोग। क्या है देखो, रेजिस्टर ऑफ 200 ओहम, बस आर एन रेजिस्टर एंड कैपेसिटर लिया है, तो जेड भी यहाँ पे बस एक्सी ही आएगा, यहाँ पे एक्सेल नहीं आएगा बच्चों। एक्सेल है ही नहीं ना, मतलब इंडक्टर लगाया ही नहीं है, तो बस एक्सी ही आएगा, एक्सी का ही स्क्वायर आएगा, एक्सेल का स्क्वायर नहीं आएगा। ठीक है, देखो गिवन पहले लिख लो। गिवन आर दिया है 200 ओहम, क्लियर। कैपेसिटर सी दिया है, दैट इज 15 माइक्रोफैरेड, मतलब सी इज इक्वल टू 15 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। डन। आर कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट, मतलब कनेक्टेड इन सीरीज टू 220 वोल्ट। ई आर एम एस बराबर, जो भी हम अप्लाई करते हैं वो कौन सा रहेगा, ई आर एम एस 220 वोल्ट। एंड इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज ही दे के रखी है, मतलब एफ एज यूजुअल 50 हर्ट्ज दिया है आपको। एसी सोर्स, कैलकुलेट द करंट, मतलब आई आर एम एस की ही वैल्यू फाइंड करनी है वापस से हमें, सेम कैलकुलेशन है बच्चों। बस यहाँ पे क्या रहेगा, फॉर्मूला मैं बता देती हूँ आपको। देखो फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो आपको एक्सी निकालना पड़ेगा। यस, एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/2πfc, है ना। उसके बाद सेकेंड हम लोग देखेंगे आई आर एम एस के लिए, वापस वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा, ई आर एम एस डिवाइड बाय क्या, जेड। और जेड के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सी स्क्वायर ही आएगा बच्चों। यहाँ एक्सेल 0 है, एक्सेल है ही नहीं ना, तो एक्सेल यहाँ पे 0 है। तो ये फॉर्मूला हम लोग वैसे भी यहाँ पे डायरेक्टली पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, या फिर आप लोग अब होमवर्क करोगे बच्चों इसको, है ना, बेटर रहेगा, क्योंकि मैंने सब कुछ बता दिया है। देखो क्या क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पे गिवन दे दिया है। बस आपको आंसर भी चाहे तो मैं बता देती हूँ। इसका आंसर आना चाहिए दैट इज 0.754। आई कितना मिलना चाहिए हमें, आई आर एम एस 0.754 एम्पियर, ऐसे। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोग एज अ होमवर्क सॉल्व करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों होप सो आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। इसका अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज़ पावर इन एसी सर्किट्स, मतलब रेजिस्टेंस सर्किट की पावर, कैपेसिटेंस सर्किट की पावर, उन सब की पावर हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो लेक्चर बहुत ही आसान है बच्चों, वो भी आगे का टॉपिक जो है दैट इज़ ऑल्सो वेरी इजी, बहुत सिंपल टॉपिक है वो भी। तो नेक्स्ट लेक्चर ज़रूर देखें बच्चों, हो सके तो हर एक लेक्चर को हेडफोन लगा के बैठते जाइए, और वीडियोस को सबसे ज़्यादा शेयर करते चलिए, क्योंकि हर एक टॉपिक को मैं डेप्थ में ले रही हूँ बच्चों। अगर आप इतना भी करते हो ना, आप चेक करो, टेक्स्ट बुक आप चेक करके देख सकते हैं, हर एक टॉपिक को मैंने डेप्थ तक लिया है। इतना भी अगर आप करते हो तो आपको फिज़िक्स में आउट ऑफ मार्क्स आने ही चाहिए 100%। एंट्रेंस में भी आपको बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है अगर आप इतना करके गए और इसके साथ MCQ सॉल्व किए होंगे तो बच्चों महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के बहुत सारे बच्चों को हमारी ज़रूरत है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियोस आप जितने ज़्यादा शेयर कर सकोगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के लिए भी अच्छा है। तो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करते चलिए, हर एक बच्चे को पढ़ने का हक है, जैसे मैंने बताया हर एक बच्चे तक ये वीडियो जाने चाहिए, ताकि हर एक बच्चा पैसों की कमी की वजह से पढ़ ना सके, ऐसे होना नहीं चाहिए, ये मेरी इच्छा है। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।